4 होगा और 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में 16 होगा। 16 के ये इतने फैक्टर हैं, मतलब कि 16 के ये इतने गुणनखंड हैं। अब इसमें से किसी भी नंबर से आप 16 को विभाजित कीजिए, पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अगर 4 का वर्ग 16 अपने गुणनखंड से पूरी तरीके से विभाजित है तो यह जो 4 है ना, ठीक है, ये 4 भी क्या होगा, 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर गणितीय भाषा में लिख दिया है, मैथमेटिक्स के रूप में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित है, तब जो है वो संख्या भी अपने गुणनखंड से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होता है। यहाँ p² 2 से विभाजित है, तब p भी 2 से विभाजित होगा। आप देखिए 16 के गुणनखंड यहाँ 1 2 4 8 16। आप इनमें से किसी भी नंबर से 16 को आप भाग दीजिए, भाग पूरी तरीके से जो है लग जाएगा, ठीक है। तो जब 4 का वर्ग अपने गुणनखंड से विभाजित है तो जो ये 4 होगा ना, ये भी जो है 4 से ही विभाजित हो जाएगा, राइट। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P बराबर में 2m। आपको देखो एक थोड़ा सा मैं आपको एक बता दूं, आप यहाँ पर ये नहीं समझ पाए होंगे कि P बराबर ये 2m कैसे आया। देखिए, आप जैसे कोई नंबर लेते हैं 10, ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 5 10, यहाँ पर ये ऐसे गया, यहाँ पर ये जो है आपका कैंसिल आउट हो गया, कट गया, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये 2m कहाँ से आया। देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा है कि p² 2 से विभाजित है, तब p भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p को क्या करेंगे, हम 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो ये मान लिया कि ये q² के जो गुणनखंड है वो 2 गुणे m² है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ q² 2 से विभाजित होगा। आप देख सकते हैं ये इधर मल्टीपल में है और इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ q² कामा 2 से विभाजित है, तब q भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए एक शर्त थी। शर्त क्या थी कि P और Q हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब जब P और Q हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं तो सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है ना, वो 1 होता है, मतलब कि 1। तो P को सिर्फ 1 विभाजित करे और Q को भी सिर्फ 1 विभाजित करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में इस कथन का ये विरोध कर रहा है, ठीक है। P 2 से विभाजित हो रहा है, आप देख सकते हैं। P देखिए 2 से विभाजित होगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Q भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक, समीकरण 1 और 2 से इसका ये विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो है यहाँ P और Q दोनों जो है 2 से विभाजित हैं। यहाँ पर इसको आप, अतः यहाँ P तथा Q, ठीक, दोनों 2 से विभाजित हैं। P तथा Q दोनों 2 से विभाजित है, ठीक।
अतः P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः P तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर आपने लिखा है P तथा Q हमारी सह अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, P तथा Q दोनों सहभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य और सहभाज्य संख्याओं में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वो संख्याएं सिर्फ एक से ही डिवाइड होनी चाहिए, कटनी चाहिए, और यहाँ पर P तथा Q को 2 भी काट रहा है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका जो है इस कथन का यहाँ पर ये विरोध हो रहा है। तो P तथा Q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, है ना, राइट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन परिमेय होने के लिए P तथा Q सहअभाज्य होने चाहिए। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, लेकिन परिमेय होने के लिए P तथा Q सहअभाज्य होने चाहिए। परिमेय होने के लिए P तथा Q सहअभाज्य होने चाहिए। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध हुई। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध हुई, ठीक। इसलिए √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।